बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशरूल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप शहजाद? खैरियत से? नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता दिनों कनाडा में पेश आया। पाकिस्तानी नौजवान जो एक वहाँ पर फैमिली मुकीम थी और उनका कत्ल जो है वो किया गया और इस्लामोफोबिया की वजह से वहाँ के वज़ीर आज़म ने भी इस बात को तस्लीम किया। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक कैनेडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की और बड़ा ही पुरजोर और बड़ा ही मौसर मैसेज जो है वो उन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो इस हवाले से दिया है। एक तो उन्होंने ये कहा कि पूरी हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है वो हैरान है कि कनाडा के अंदर एक पाकिस्तानी नैयाद फैमिली जो है उसको इस तरह से इस्लामोफोबिया के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आलमी बरादरी जो है या आलमी जो रहनुमा है खासतौर पर मगरबी ममालिक के, अगर वो ये फैसला कर लें, यानी अगर उनकी ये विल हो कि उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना है, तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट के जरिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए जो है इंसानों में नफरत पैदा की जा रही है और उनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ उन्होंने ये मामला उठाया है। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो ऑनलाइन नफरत और इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत को समझते हैं और वो ये कर सकते हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जाहिद हफीज चौधरी साहब ने, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, कितना ये स्ट्रॉन्ग मैसेज वजीर आजम इमरान खान साहब ने दिया है, खास तौर पे एक इतने बड़े वाक़े के बाद कैनेडियन टेलीविजन चैनल के ऊपर हर फोरम पे हम देखते हैं कि इस्लामोफोबिया को लेकर इस पर बात करते हैं, इस मैसेज के हवाले से बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करना चाहूँगा, ये जो वाक़या हुआ कनाडा में उसकी हमने पुरजोर मजम्मत भी की। हम ये समझते हैं कि कनाडा में होने वाला ये वाक़या जो है इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान की निशानदेही करता है। हमने पहले न्यूजीलैंड में देखा और अब हमने कनाडा में देखा और बाकी दुनिया के और ममालिक में। लेकिन इसमें जो हमें एक हौसला अफजा बात नजर आई वो हमें वहाँ की हुकूमतों के रिस्पॉन्स की तरफ से नजर आई। आपने देखा कि पहले न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंतहाई मौसर अंदाज में इसकी ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि कनाडा की सोसाइटी में इस्लामोफोबिया के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तो उन्होंने बारहा दुनिया की तवज्जो इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान की तरफ भी दिलवाई और उससे पैदा होने वाले खतरात की तरफ भी उन्होंने दुनिया की तवज्जो बारहा करवाई। 75th सेशन जो यूएन जनरल असेंबली का हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में इस रुझान की तरफ निशानदेही की और बड़े पुरजोर अंदाज में उन्होंने इस पर बात की। उसके अलावा उनका जो इंटरेक्शन होता है ग्लोबल लीडर से उसमें भी उन्होंने ये बात बारहा उनसे की। हमारी जो कोशिशें थी मिशेल, उन्हीं की वजह से आपने देखा कि ओआईसी की जो नीजर में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक इंतहाई मौसर करारदाद पेश हुई और वो करारदाद वहाँ पे मंजूर भी हुई और उस करारदाद में बाकी और चीज़ों के अलावा ये भी फैसला हुआ कि 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ मिशेल, इस वक्त इंतहाई अहम बात यह है कि इस्लामोफोबिया को समझा जाए कि ये प्रॉब्लम है क्या। इसमें हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ममालिक में हमें उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन नजर आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह नेगेटिव प्रोफाइलिंग बाय सिक्योरिटी एजेंसीज है कुछ ममालिक में हमें वो इस्लामोफोबिया की शक्ल में नजर आती है, कुछ जगहों पे हमें डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज नजर आती हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की बैन ऑन हिजाब, वो हमने फिर सिर्फ मस्जिदों पर हमले हमें नजर आते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में हमें एंटी मुस्लिम इमिग्रेंट बायस नजर आता है। भारत में हमने देखा कि वहाँ पे जिस तरह गाय ज़िबा करने पर मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है, मुसलमानों को कोविड-19 के फैलाव का जिम्मेदार वहाँ पे ठहराया गया।
इसी तरह लव जिहाद किस्म के जो और मुख्तलिफ, हम ये समझते हैं कि सारी बदनुमा मिसालें हैं इस्लामोफोबिया। चौधरी साहब एक सवाल है, समझते हैं ये बल्कि दो सवाल है मेरे, वेरी क्विक। एक तो ये कि कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तानी वहाँ पे बसते हैं, बहुत सारे नेशनलिटी होल्डर्स हैं और स्कैटर्ड भी हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है, आप समझते हैं कि ये रैंडम आइसोलेटेड इंसिडेंट था या वाकई जो इस्लामोफोबिया या एंटी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है वो कनाडा तक भी पहुंच चुकी है और इस ख़तरनाक हद तक? और दूसरी बात ये कि बाकी जो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है कनाडा के अंदर, वो भी ख़ास से इस बारे में परेशान भी हैं, शायद खौफ भी हो उनके अंदर कि ये वाक़या हो गया। तो ज़िम्मेदारी तो यकीनन कैनेडियन गवर्नमेंट की है कि उनको, उनकी जानों को, उनके माल को प्रोटेक्ट करे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने भी यकीनन ये टेकअप किया होगा मैटर कनाडा के साथ। जी शहजाद, बिल्कुल टेकअप किया है, लेकिन जो आपने बात की कि ये देखें, ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड वाक़या तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही ये निशानदेही करता है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, हम ये समझते हैं कि ये निशानदेही करता है उस खतरनाक ट्रेंड की जो कि बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में नज़र आ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि कनाडा एक इंतहाई टॉलरेंट सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, बल्कि कनाडा उन ममालिक में से है जिन्हें इमिग्रेंट से बनने वाली सोसाइटी समझा जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये जो वहाँ पे वाक़या हुआ, इसे इंतहाई संजीदगी से देखने की ज़रूरत है और इसे हमें लेना चाहिए एज अ साइन, एज अ सिंबल ऑफ राइजिंग ट्रेंड ऑफ इस्लामोफोबिया। और ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि एक वेकअप कॉल है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये वेकअप कॉल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि इस्लामोफोबिया के जो खतरात हैं और उनसे निमटने के लिए इस वक्त जो इंतहाई अर्जेंट नीड है, उसके लिए हम ये समझते हैं कि ये वेकअप कॉल है। सही। अच्छा चौधरी साहब, ये इतना बड़ा मसला और वज़ीर आज़म साहब ने इस इंटरव्यू में ये कहा कि जो मगरबी ममालिक के सरबराहान हैं वो इसको मसला समझते नहीं हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मसले को समझा जाए पहले। उसके लिए आप समझते हैं कि जो दीगर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, टर्की हम देखते हैं कि किसी हद तक ज़रा वोकल है इस हवाले से, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनको मुत्तहिद करना या उनको इकट्ठा करना और इस मामले के ऊपर आवाज़ जो है वो इकट्ठे मिलकर उठाना, उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही? जी मिशेल, ये आपने एक बहुत अहम बात की है। इसमें देखें, अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है और उसके साथ ही इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर कवानीन बनाने की भी ज़रूरत है। तो हम ये समझते हैं कि दोनों जो इसके पहलू हैं उन पर साइमल्टेनियस हमें काम करना होगा। हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी और हमें लॉबी करना होगा, हमें एफर्ट करनी होगी कि बैनुल अक़वामी कवानीन भी बनाए जाएं। जो आपने पहले बात की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसमें हम ये समझते हैं कि OIC का एक बहुत अहम रोल है। इसी वजह से मैंने आपसे जिस तरह पहले जिक्र किया कि OIC की जब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, वहाँ पर इस मसले के ऊपर एक स्टैंड अलोन करारदाद पेश की गई और तमाम ममालिक ने उसे कंसेंसस के साथ अप्रूव भी किया। और उसमें जिस तरह मैंने फर्दर बताया कि एक मेजर जो बाकी चीज़ों के साथ वो ये थी कि हर साल 15 मार्च को एक इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया के तौर पर मनाया जाए। अब आप ये देखें कि जब हर साल एक दिन सिर्फ इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट मनाया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उससे ग्लोबल लेवल पर एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। और हम ये समझते हैं कि इस्लाम के बारे में भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। हम सिर्फ अपने पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं, बल्कि हम बाकी मज़ाहिब के जो पैगम्बर हैं उनके बारे में भी हमारे लिए इंतहाई एहतराम है। हम ये समझते हैं कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनके प्रॉफिट के लिए, पीस बी अपॉन हिम, और कुरान पाक के लिए उसकी इंतहाई अहम है ये अमर कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में उसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए। और ये जो इज़हार राय की हम बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इजहार राय की आपने बात की, मैं उसी तरफ आ रही थी चौधरी साहब। ये जो सोशल मीडिया और इंटरनेट की वेबसाइट्स का जिक्र किया है वज़ीर आज़म साहब ने इस इंटरव्यू में,
ये इंटरनेशनल लेवल पे तो ये जो नफरत अंगेज मवाद जिस तरह से फैलाया जाता है फिर मुसलमानों के खिलाफ, ये बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब करता है। और पाकिस्तान की हद तक भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह का बहुत सारा मवाद है, और जब उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर इसको आज़ादी इजहार के ऊपर कदगन के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, शोर मचाया जाता है। तो पाकिस्तान की हद तक आप समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हद तक जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, उसके हवाले से क्या कोई कार्रवाई जो है वो हो रही है? जी जी मशल, बिल्कुल मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के खिलाफ मजबूत कानून साजी की जरूरत है। वो नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए। जहाँ तक नेशनल लेवल का सवाल है, जाहिर है कि हम खुद अपने कवानीन बनाने में उसमें आज़ाद हैं, लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल, उस पर हम यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर भी और हम OIC के लेवल पर भी इस चीज़ को उठा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस पर बैनुल-अक़वामी कानून साजी की जरूरत है। मजहबी नफरत फैलाने वाली वेबसाइट और सोशल मीडिया के खिलाफ मजबूत कानून साजी होनी चाहिए। तो साहब ये बताएं कि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ के पाकिस्तानी बसते हैं। अमेरिका की अगर आप मिसाल दें तो कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे कोई मसला नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठी रहती हैं। अमेरिका के अंदर ही कुछ ऐसे इलाके हैं, स्पेशली आप मिड वेस्ट में देखें, जहाँ पे ये इस्लामोफोबिया, वाइट सुप्रीमिज़म ये बहुत ज़्यादा है। तो हमारी हुकूमत जो भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन देती है कि आप ऐसे इलाकों से दूर रहें कि जहाँ पे आपको ख़तरा हो सकता है, जहाँ पे लोग जो है वो तासुब का शिकार हैं, क्योंकि आम लोगों को तो मालूम नहीं है, लेकिन ये कि आप जैसे लोग जो डील करते हैं इन इशूज़ को, उनको बखूबी इल्म होता है कि किस मुल्क में कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं जो अमूमी तौर पे लोगों में एक नफरत का रुझान है मुसलमानों के खिलाफ। देखिए शहजाद, ये तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। इसमें ये तो बहुत मुश्किल होगा कि पहले से लोग जब जाएं तो उन्हें किसी तरह से, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उन्हें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करें और रेगुलर वो सफारत खाने के साथ इन कांटेक्ट रहें। इसी सिलसिले में सफारत खाने जो लम्हा व लम्हा जो उस तरह की इंफॉर्मेशन होती है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज़ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये मैटर था जिसको टेकअप किया वज़ीर आज़म साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर। और मैं समझती हूँ कि कनाडा के इस तरह से नेशनल टेलीविज़न के ऊपर इस इंटरव्यू का और फिर मुखातिब करना पूरी दुनिया को, वैसे तो हमने देखा कि हर फोरम पे वो ये बात ज़रूर करते हैं इस्लामोफोबिया की। शहजाद एग्जैक्टली और बड़ा अच्छा ये टाइमली इंटरव्यू था और उन्होंने तारीफ भी की जस्टिन ट्रूडो की और कहा कि उनको इस चीज़ का इदराक है। एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है ये बहुत गलत वाक़या और होना ही नहीं चाहिए था और ऐसे रेडिकल लोग हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन द वे अदर जनरल पब्लिक इन कनाडा दे हाउ दे रिस्पोंडेड कि किस तादाद में वो निकले हैं, उन्होंने अपना जो मार्च उन्होंने किया उन्होंने अफसोस का इजहार किया, एक सॉलिडेरिटी शो की। सो मेरे ख्याल में जो हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो बाकी वहाँ पे कम्युनिटी है पाकिस्तानी या दीगर जो लोग हैं वहाँ पे मुसलमान, उनको कम से कम तकफीयत मिली होगी कि वहाँ पर अभी ऐसे लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से हम आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपने देखा कि बजट जो है वो पेश किया गया माली साल 2021-22 का और बड़ा इसको सराहा भी गया, लेकिन अभी भी कुछ मसाइल हैं। IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमती जो टीम है उसके मुज़ाकरात जारी हैं, उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारी शराइत ऐसी हैं जो बड़ी कड़ी शराइत हैं जिनको एक तरह से पसे पुष्ट रखकर ये बजट जो है वो तरतीब दिया गया। अभी देखना ये कि आगे क्या होता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया इस वक्त सेनेटर मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि IMF की कड़ी शराइत के बावजूद इनको ना मानते हुए बजट जो है वो तरतीब देना और फिर इसके बाद भी अभी तक जो मुज़ाकरात होने उसमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू ना होना, ये आप क्या समझते हैं कि हुकूमती टीम जो है वो कायल नहीं कर पा रही है या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कोई ब्रेक थ्रू होगा? थैंक यू वेरी मच। बात ये कि ये हम सबको मालूम है कि जिस वक्त हुकूमत हमें मिली थी तो ये इकॉनमी एक तरीके से ICU में थी, हेमरेज का शिकार थी और बहुत बदहाली थी। उसको वहां से निकाल के कम से कम उसको बोर्ड में लाया गया, 1 साल 1.5 साल उसमें लगा। अब हमें मालूम है कि पिछले तकरीबन 6-7 महीने से ये इकॉनमी जो है लिफ्ट कर गई है। उसमें चाहे एक्सपोर्ट्स जो हैं इस दफा इंशाल्लाह
हमारे जो है ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगी बावजूद है कि कोरोना मौजूद है। इसके अलावा जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो जो है रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होगी जो कि आज हुई है। इसके बावजूद है वो इसके लिए भी कि कोरोना के बावजूद भी ये हालात है। उसके अलावा आप देखिए फॉरेन रिमिटेंस जो है वो किस हद तक पहुंच गई है। इसके अलावा जो काउंट डेफिसिट था वो सरप्लस में चला गया। अब जब इसमें अब इंपोर्ट्स भी थोड़ी बढ़ गई है पहले से, लेकिन उसके ऊपर कर्टेलमेंट की गई थी, उसकी वजह से भी ड्यूटी कलेक्शन वगैरह पहले से कम हुई है, लेकिन स्टिल जो हमारी कलेक्शन पहले से बेहतर होगी। अब बात यह है कि ये जो हालात है ये सब के सब इकोनॉमी में ये कन्वर्ट होते हैं और इसके लिए जो है ये बजट जो आज का दिया गया है उसी वजह से ये इसको एक तरक्याती बजट कहा जा रहा है जी। तो उसकी वजूहत सिर्फ यही है कि ये क्योंकि बेस अब बेहतर हो गई है, उसकी वजह से इंडस्ट्री बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट आ गई है, उसकी वजह से हमारी जो है जो कि स्टेज है वो बेहतर हो गई हैं पहले से। सीमेंट की है, टेक्सटाइल की है, उसके अलावा जो बाकी फूड एंड बेवरेजेस की है, फार्मास्यूटिकल की, तमाम जो है आपकी बात बिल्कुल ठीक है मोहसिन अजीज साहब। अभी जो है जो इससे पहले जो कारकर्दगी थी मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो भी हमारे सामने है। फिर बजट से भी लोग जरा खुश हुए हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन बार बार बात कर रही है कि अभी IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और ये बजट सारा साल आता रहेगा मिनी बजट्स की सूरत में, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये शराइत जो हैं ये इसके ऊपर डटी रहते हैं IMF और वो इस पर नरमी नहीं दिखाते हैं तो फिर कोई मिनी बजट आ जाए और फिर वो ऑपोजिशन की जो बातें हैं वो सच साबित हो जाए। देखिए IMF का गोल क्या होता है, उनका मिशन क्या होता है? उनका ये होता है कि उनका जो लोन है वो अच्छे तरीके से जो है वापस हो जाए। उसके लिए वो चाहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन, उसके लिए वो चाहते हैं कि टैक्स में कलेक्शन जो है इस तरीके से हो कि आपका डेफिसिट कम से कम हो। वो चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ इस तरीके से हो कि आपकी जो है उनकी रिपेमेंट हो जाए। दे आर नॉट कंसर्न कि जी पाकिस्तान में गुर्बत कहाँ जाती है, दे आर नॉट कंसर्न कि जी गरीब कहाँ जाता है, दे आर नॉट कंसर्न कि जी आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है नहीं बढ़ती है। उनका अपनी चीज से मतलब है। अब रिमेनिंग विद इन दैट फ्रेमवर्क हमारे जो इक़दाम हैं वो तमाम उसकी तरफ जा चुके हैं। इसलिए आज जो है IMF से डिस्कशन करना, आज उनसे रीनेगोशिएट करना पहले की निस्बत बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा जो है तो इसमें कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है और वो इसलिए क्योंकि ये उनको मालूम है कि अब फिस्कल डिसिप्लिन पहले की निस्बत आ चुका है, टैक्स कलेक्शन पहले से बढ़ चुकी है। अब टैक्स टू GDP रेशो है उसको बढ़ाने के लिए इक़दाम इस बजट में तजवीज़ किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ कोविड, दोबारा मैं अर्ज करता हूँ कि 3.94% जो है वो आ गया है। और इस साल जो है जो कि दुनिया में जो है तो बहुत सारे ममालिक में नेगेटिव में गया है। हमारे साथ जो ममालिक हैं, इंडिया है, दूसरे ममालिक हैं जिनकी जो है हमेशा के लिए हमेशा से जो है उनकी ग्रोथ जो है 6%, 6.5% से ऊपर जाती थी, आज जो है वो -7% पे जा चुके हैं। तो इस ऐसी सूरत में जब ये हालात हैं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक टीम है उनके लिए कामयाबी के लिए दुआ तो जरूर की जा सकती है, लेकिन इंशाल्लाह तो अच्छी उम्मीद हमें रखनी चाहिए क्योंकि इसमें नेगोशिएशन में जो ये चाहते हैं कि बिजली का रेट ज्यादा करें वो इस वक्त हुकूमत से इसके मुताबिक इसलिए नहीं है कि गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डाला जा सकता। फंडामेंटल जो चीजें हैं वो जो है जो कि ठीक हो चुकी हैं, इंशाल्लाह आगे जो इनकी सख्ती है IMF की वो कम हो जाएगी। अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, बिजनेस कम्युनिटी ने, और बावजूद इसके कि IMF का प्रेशर हुकूमत पे यकीनन होगा कि नए टैक्सेस लगाएं या एग्जेम्पशंस ना दें और जो मराद दी गई हैं इस वक्त अपनी ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अगर IMF डटा रहता है अपनी शराइत पे तो हम ये तसव्वुर करें कि हुकूमत के पास ये भी ऑप्शन है कि वो IMF प्रोग्राम से निकल जाए। जी बिल्कुल, ये अभी इस वक्त जिस वक्त हमारे पास देखिए इस वक्त आप देखिए कि हमारे पास जो डॉलर्स हैं, जो रिजर्व है वो इस वक्त रिकॉर्ड पे इस वक्त है। इतने तो कभी हुए ही नहीं हमारे साथ पिछले 20 सालों में, 25 सालों में ये इतने डॉलर जो हमारे पास रिजर्व में नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सूरत आती है तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि हम इसको रीनेगोशिएट अगर ना कर पाए तो हम इस प्रोग्राम से बड़े खुशूसी हम निकल भी सकते हैं। वन मोर क्विक क्वेश्चन, वो ये कि IMF का एक कहना है, वो कहते हैं कि आपने जो इतनी एग्जेम्पशंस दी हैं और मराद दी हैं और एक टारगेट आपने सेट किया है
टैक्स कलेक्शन का। सो इसकी रूह से वो कैसे आप पूरा कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, वो उनका ये कहना है। और आप थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर दें कि एक तरफ हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, ऑब्वियसली ये हुकूमत का एक फैसला और बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन जो टैक्स हमने हासिल करना है, जो टारगेट अचीव करना है, IMF वालों का ये कहना है कि ये बड़ा मुश्किल होगा और शायद मुमकिन ना हो। वैसे तो हम तकरीबन जो इम्पोर्ट वगैरह है उसके ऊपर जो टैक्स में रद्दोबदल की गई है, उसमें एक तरफ आप देखें कि रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर टैक्स में कमी की गई है, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री चलेगी। और ये मैं जो आपको सारी बातें कर रहा हूँ एज ए पार्लियामेंटेरियन नहीं कर रहा, मैं एज ए आपको बिजनेसमैन आपको बता रहा हूँ। बात यह कि उससे जो इंडस्ट्री चलेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, उससे चाहे जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी या उससे एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, उस पर तो ड्यूटी कम की गई है। और दूसरी तरफ बात अशिया के ऊपर जो है वो ड्यूटी थोड़ी थोड़ी रैशनलाइज की गई है, बढ़ाई भी गई है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल वगैरह की अब यहाँ गुफ्तगू चल रही है, टैक्स जो GDP रेशो को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, और उसमें जो बेसिक बात थी, अब शब्बर साहब के वक्त में उस वक्त भी मैंने उसको अर्ज किया था कि जब आपने 2 3 5 चीजें रख ली सामने कि जो है एक आदमी का बिजली का बिल कितना आता है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, उसके पास बंगला कौन सा है, उसके जो एजुकेशन कहाँ होती है और उसका फॉरेन ट्रेवल कैसे होता है, तो ये 5 क्राइटेरिया जो है उन्होंने रखे थे। उसके ऊपर अगर वो चलते रहते तो उनको भी कामयाबी मिल जाती, लेकिन वो निकल के फिर जो है बाद में वो छोटे शॉपकीपर्स के पास आ गए और उसकी वजह से ये जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आज हम वापस उसी सिस्टम पे जा रहे हैं कि हमें देख रहे हैं कि जिस आदमी के बिजली की खपत ज्यादा है, दुकान की या घर की, जिसकी जो है फॉरेन ट्रेवल है, जिसकी जो है घर और गाड़ी कैसे है, उसको जो है तो नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी का, टैक्स पेयर का, उनको ये कहा गया है कि आपके ऊपर जो है जो कोई पेनल्टीज वगैरह या आपके ऊपर कोई रेट वगैरह अगर कोई नहीं किया जाएगा, और इसके लिए थर्ड पार्टी सिस्टम को लाया जा रहा है ताकि ये कॉन्फिडेंस जो है उनका बिल्ड हो। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे इकदाम हैं जिनसे के टैक्स कलेक्शन बढ़ भी सकती है और जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो भी एंटर कर जाएंगे और में शामिल हो सकते हैं। बेहतरी आने की उम्मीद जरूर की जाती है। अच्छा मोहसिन साहब, हुकूमत की तरफ से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो मुतबादल एक प्लान दिया गया है, मसला क्या है उसमें, उसको मानने में? क्या ट्रस्ट डेफिसिट है या फिर ये काबिल अमल नहीं लग रहा है IMF को, या कोई और वजह है? देखिए, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर था, वो आज भी थोड़ा कायम है, क्योंकि FBR को हमें भी समझते हैं और ये कहा भी गया था कि उसको रिवैम्प करने की जरूरत है, उसको पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसको हमें आज दिन तक जो अभी तक कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। एक तो उसकी पॉलिसी बनाई गई है और कोशिश की जा रही है कि उसको किसी तरीके से रिवैम्प किया जाए ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको जो है कम से कम किया जाए और लोग जो है आके, क्योंकि आज जो हालात हैं वो ये है कि टैक्स देने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन टैक्स न देने के लिए जो जराए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको करने को लोग तैयार हैं। तो ये यही वजह है कि टैक्स जो के सामने की चीज है वो नहीं करेंगे, जो राइट अच्छा रास्ता है वो इख्तियार नहीं किया जा रहा और जो एक तरीके से गलत रास्ता है उसको इख्तियार किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से, क्योंकि वो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एक नॉन टैक्स पेयर देखता है कि उसकी हालत क्या है, कि वो सारा दिन जो है FBR के बाहर खड़ा रहता है और वो अपने जो है टैक्स असेसमेंट को ठीक कराता रहता है। तो इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो इस दफा दी भी जा रही है और कोशिश भी की जा रही है, और शौकत तरीन साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया, बल्कि खुल के ये बात की। और इसमें ये बहुत बड़ा कदम है, ये अगर कोई बिजनेसमैन समझते हैं इसको, नॉन टैक्स पेयर भी इसको समझ ले कि ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट का सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, इसकी वजह से ये एक लाइन तो लिखी गई है, लेकिन इस एक लाइन की वजह से FBR के बहुत सारे जो उनके अख्तियारात हैं उनको बिल्कुल उन्होंने जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। सही। तो ये एक अच्छी बात ये है मोहसिन अजीज साहब कि आप पर उम्मीद हैं, अभी मुज़ाकरात जारी हैं और देखते हैं कि IMF की तरफ से नरमी दिखाई जाती है नहीं दिखाई जाती। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
निगाहे इसको मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत ने IMF से तामीराती शोबे के लिए जो एमनेस्टी स्कीम थी उसको उसमें एक्सटेंशन 6 माह की एक्सटेंशन के हवाले से दरख्वास्त की है IMF को, और यही मुतालबा जो है वो रियल स्टेट सेक्टर की तरफ से जो है वो किया जा रहा था। उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि इसे जून 2022 तक जो है वो एक्सटेंड किया जाए। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, देखना यह है कि इस पर क्या कोई जो है वो डेवलपमेंट होती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है सरदार ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट रियल स्टेट रियल्टर्स। बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर साहब आपके वक्त के लिए। सरदार साहब, आप कितने पुरुमीद हैं? आपका बड़ा देरीना ये मुतालबा था और हुकूमत भी जो है वो उसकी तरफ से भी ये मुतालबा रखा गया IMF के सामने, क्या लगता है आपको होगा इस पे कुछ? जी इंशाल्लाह, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच विशाल। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जरूर थ्रू होगा, क्योंकि हमारी जो बातचीत हुई थी और उसके बाद वज़ीर खजाना साहब ने भी यही इंडिकेशन दी है कि 30 जून तक तो ये है, लेकिन दिसंबर तक अप फ्रंट शायद इसको एक्सटेंड किया जाए और फिर कम अज कम चले फिलहाल दिसंबर तक हो जाएगा, फिर इसके लिए हम निगोशिएट करते रहेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसके लिए बड़ा लाजमी है इसकी कंटिन्यूएशन के लिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन पैकेज है ये चलता रहे और इसकी वजह से मजीद इकोनॉमी और इससे रिलेटेड जो सेक्टर से जो इंडस्ट्रीज है वो भी साथ ग्रो करती रहे। सरदार साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के अंदर हमारा एक जो कंसर्न है वो CGT के हवाले से, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से है। जो कैपिटल गेन टैक्स को लास्ट ईयर हमारा जी सरदार साहब आवाज आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता हो सके। शहजाद, ये बड़ा देरीना मुतालबा था रियल एस्टेट सेक्टर का। जी है हमारे साथ जी शहजाद, आप कुछ? अच्छा, चलिए हम कोशिश कर रहे हैं। शहजाद, ये जो है पहले भी दिसंबर तक था, फिर जून तक इसमें एक्सटेंशन जो है हुकूमत की तरफ से की गई। अब ये अगर हो जाता है तो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का, जो मंसूबों की रजिस्ट्रेशन होती है, आपसे भी बात हो रही थी इससे पहले, तो वो मेरे ख्याल में उसकी लास्ट डेट 30 जून है। जी बिल्कुल, अभी तक एक अंदाज़े के मुताबिक जो है वो 1000 से ज़्यादा मंसूबे रजिस्टर हुए हैं और 31 जून तक ये इसकी डेडलाइन है। हाँ। और जो मंसूबे, सरदार साहब लाइन पे आ गए, उनसे सवाल कर रहा था। सरदार साहब, राब्ता मुनक़ता हो गया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के 1000 से ज़्यादा मंसूबे अब तक रजिस्टर हुए हैं। तकरीबन 340 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं जो प्राइवेट सेक्टर ने दिए हैं स्कीम के तहत। मेरा सवाल ये है कि आपके पास तो टाइम था कि मंसूबे रजिस्टर आप करा सकते थे, तो मजीद एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत है? आप मतलब बड़ी तेज़ी से आप लोग काम करते हैं, अगर चाहें तो 2, 3, 4 साल में एक मंसूबा मुकम्मल कर सकते हैं। सो इस वक्त से फ़ायदा तो उठाया, तो बाकी भी जो लोग करना चाहते हैं उन्होंने इसमें अभी इस मोहलत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? मजीद वक्त की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? शहजाद साहब, बेसिकली अप्रूवल्स के इशू थे। बहुत से मंसूबे इस वक्त भी पाइपलाइन के अंदर है जहाँ पे अप्रूवल्स की वजह से अब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो सके। जिनके मंसूबे अप्रूव हो गए थे उनमें से बहुत से लोगों ने रजिस्टर्ड करवा लिए, बेशुमार अभी पाइपलाइन के हैं। एक्चुअली जो लोग पैराफी के अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशली हाउसिंग के प्रोजेक्ट से लोगों के, वो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स के लेआउट प्लान अप्रूव होंगे तो फिर जो बिल्डर या डेवलपर है वो वहाँ पे अपने मंसूबे बना सकता है और उनको फिर लेआउट प्लान अप्रूवल के बाद वो उनको एमएनएसटी के अंदर उसको रजिस्टर करवा सकता है। गवर्नमेंट आप लोगों के बिहाफ पे IMF से नेगोशिएट कर रही है।
मजीद एक तो ये बताइए कि मोहलत आप कितनी चाहते हैं इसमें, दूसरा ये कि अगर उतनी मोहलत आपको मिलती है तो ये 340 अरब का जो फिगर है इसको कहाँ देख रहे हैं? जी मेरे ख्याल में ये बड़ा, हम अगर ये 30 जून 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो फिर बहुत से मंसूबे इस वक्त पाइपलाइन में है। और चूंकि इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन का पैकेज आया, वहां से लेके फिर ये रेगुलेशन इसके बारे में स्टार्ट हुई ताकि लोगों को अप्रूवल के अंदर सहूलतें दी जाए, तब जाके ये चीजें स्ट्रीमलाइन हुई हैं। तो अब स्ट्रीमलाइन होने के बाद अब हम आने वाला जो वक्त है, साल सवा साल अगर हमें मिल जाता है तो उसमें बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो हम एक्सपेक्ट करें। तो इसके साथ साथ एक मैं समझता हूँ कि ये रियलिस्टिक फिगर होगा, इसमें बहुत सारे मंसूबे रजिस्टर्ड होंगे। तो इस बजट के अंदर हमारा एक कंसर्न कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से है, जिसको प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन टैक्स के वक्त ये कैपिटल गेन टैक्स का जो रिजीव था लास्ट इसमें बजट के अंदर, इसको एक स्पेशल स्लैब दिए गए थे। अब वो इस बजट के अंदर उन स्लैब्स को खत्म कर दिया गया। इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर अगर 50 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है तो उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर डाला गया है, जो अप टू 30 से 35% तक जाता है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसमें सरमायाकारी कुछ थोड़ा सा रुकने का, डिस्टर्ब होने का इम्कान है। तो इसके ऊपर जरा इसको रिवाइज करने की जरूरत है। हमने 5% फ्लैट का मुतालबा किया था, लेकिन वो सिर्फ 50 लाख तक के लिए माना गया है। बाकी जो इससे ऊपर की स्लैब है उसके अंदर नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर इसको ठीक करने की तजवीज है, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको 5% फ्लैट होना चाहिए और इसको स्पेशल टैक्स रिजीम के अंदर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर महमूद साहब आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एमनेस्टी स्कीम जो है इसमें तोसी जो है वो हो जाए, ताकि मज़ीद इसमें कामयाबी हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक बड़ी तादाद में मनसूबे 340 अरब रुपए के अब तक रजिस्टर हो चुके हैं, मज़ीद इसमें इजाफा हो। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमने देखी, सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से जो हज पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है, और इस साल भी फ़रीज़ा हज की जो अदायगी है वो अंदरून मुल्क के आज़मीन तक ही महदूद करने का फ़ैसला किया गया। यानी इस मरतबा भी शहजाद पाकिस्तानी जो हैं, बाकी दुनिया के भी जो मुसलमान हैं और जो पाकिस्तानी हैं जो हज इस मरतबा हज की सआदत हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं जा सकेंगे हज पर, और सिर्फ 60,000 शहरियों और जो मुकीम हैं सऊदी अरब में ही गैर मुल्की, उनको इस फरीज़े की अदायगी की इजाज़त होगी। और इससे पहले जो पाकिस्तानी वज़ारत मज़हबी उमूर है वो 2021 के ऑपरेशन हज ऑपरेशन और जो तैयारियां उसके हवाले से बड़े पुरुमीद थे, बल्कि इसके ऊपर जो है वो SOPs और कोविड-19 की वजह से जो आज़मीन की तादाद है उसके हवाले से भी कुछ बातचीत हो रही थी और प्लानिंग हो रही थी, लेकिन अब ये फैसला जो है ये सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, एक तो सऊदी हुकूमत ने फैसला किया अपने कोविड की वजह से हालात को देखते हुए। एक तरफ तो लोगों का जो एक मजहबी फरीज़ा है, एक जो एक रूहानी तस्कीन मिलती है, एक तो उसका तो खैर कोई नेमल बदल नहीं हो सकता, लोग इंतज़ार करेंगे। और पाकिस्तान में 1.5 से 2 लाख आज़मीन हज जो हैं हर साल वहाँ पर, और इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे हज के लिए जाते हैं। ये जो इकोनॉमी ऑफ हज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट को हज और उम्रे की मद में 12 से 15 अरब डॉलर की इनकम आती है, जो कि इस दफ़ा वो नहीं आएगी बिकॉज ऑफ के जो आपने अभी बताया। पाकिस्तान को खुद भी बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में तकरीबन 900 के करीब या इससे शायद ज़्यादा जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं कि जो हज की सारी ये तैयारियां करते हैं। सो वो जो कुछ लोगों के मैं जो इंटरव्यूज देख रहा था उनके मुताबिक तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए का उनका ये नुकसान है कि जो इस दफ़ा वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। PIA को इटसेल्फ जो है 12 से 15 अरब रुपए का लॉस होगा, यानी कि जो किराए की मद में वो PIA वसूल करती है, स्पेशल प्लेन्स जो चलते हैं वो नहीं होंगे। सो एक ओवरऑल एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, एक मौशी सरगर्मी ये हज की होती है, जिसको इस दफ़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सूरत हाल ऐसी है, इस दफ़ा बर्दाश्त करें। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि इंसानी जान का नेमल बदल पैसा नहीं हो सकता। सो कुछ नुकसान बर्दाश्त हमें करना है। लेकिन एक कंसर्न जो हम इधर उठाएंगे और कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों ने अदायगियां कर दी हैं। टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो एडवांस में आपसे पैसे लेते हैं और उसके बाद लेट हो गया ना, ये बिल्कुल एंड टाइम पे, एग्जैक्टली एंड टाइम पे ये फैसला आया है। सो वो उसका रिटर्न क्या होगा, क्या वो पैसे उनको एज इट इज वापस देंगे या अगली दफा जो लोग जाना चाह रहे हैं उसमें वो एडजस्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कर्ज लेकर
हज के लिए चले जाते हैं, अपनी कोई ज़मीन जायदाद बेच के जो है हज के फरीज़ा अदा करने के लिए उनकी कोशिश होती है। सो ये बड़ा अहम चीज़ है। उनके सवाल हैं कि जो मेरे ख्याल में वजारत मजहबी अमूर भी इसमें बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रही होगी कि जिन लोगों ने अपनी डिपॉजिट दे दी हैं उनकी वापसी का क्या तरीक़ाकार होगा। और मेरे ख्याल में इसमें जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी शायद बड़ा ज़रूरी है कि वो कोऑपरेट करें आज़मीन हज के साथ। और ये एक ऐसा मजहबी फरीज़ा है जिसके लिए ये लोग जाते हैं और उनको मेरे ख्याल में फैसिलिटेट करना जो है वो शहजाद वो बड़ा ज़रूरी है। और टूर ऑपरेटर्स के लिए भी आई एम श्योर के कोई ना कोई पैकेज इन्होंने तैयार किया है जिसके बाद जो उनका नुकसान हुआ है ये किस तरीके से आप पूरा करेंगे, क्या टैक्स की मद में उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाएगा, कि अल्टीमेटली ये नुकसान तो है और उनका गुजारा ही। और पिछले दिनों हमने देखा कि पूरा 1-1.5 साल बल्कि 2 साल टूरिज्म का जो कारोबार है बिल्कुल ही वो नहीं चल पाया। सिर्फ टूरिज्म क्या, कोविड की वजह से आप देखें कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो मुतासिर नहीं हुआ। और ये एक ऐसी आजमाइश कह लीजिए और एक ऐसा इतना बड़ा मसला है जो पूरी दुनिया को दरपेश है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं कि जो फरीज़ा हज नहीं अदा कर सक रहे या उम्रा नहीं कर पा रहे हैं या दीगर जो अपने इस किस्म के फ़राइज़ हैं वो नहीं अदा कर पा रहे। आपने रमज़ान अभी गुजारा, उसमें भी कितनी मसाजिद के अंदर जो है वो सारे रेस्ट्रिक्शंस थी, SOPs फॉलो करने होते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब हमारी बेहतरी के लिए ही है और इसी में शायद कुछ मसलहत है। और अब तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सूरत हाल हमने फर्स्ट वेव में देखी, सेकंड में देखी और अब पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस वबा से और कोविड से जो है पूरी दुनिया की जान छूट जाएगी। और अब वैक्सीन भी आ गई, शहजाद लगवा लिया आपने? जी वैक्सीन आ गई है और बिल्कुल वैक्सीन लगवाई तो नहीं है अभी, लेकिन लगवाने का इरादा है। ये बड़ी गलत बात है और आपकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है जी, क्योंकि हम लोगों को बता रहे होते हैं। क्यों नहीं लगवाई आपने अभी तक? एग्जैक्टली और जो एक इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे जो जहाँ पे आप पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं या अदरवाइज आप काम करते हैं तो आपकी सिंध ने सबसे पहले इसका आगाज किया। लेकिन एक बात बड़ी अहम है जो हम बार बार बताते हैं वो ये कि वैक्सीन आप कोशिश ये करें अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप प्राइवेटली जाके वैक्सीन आप लगवा लें तो जो लोड होगा आपके सेंटर्स पे अगर आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फ्री वैक्सीनेशन की फैसिलिटी तो अवेलेबल हर वक्त है। लेकिन हुकूमत ने बड़ा फैसिलिटेट किया है। आप देखें बड़ी तादाद में सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। मैं इस बात से बहस नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट सिस्टमैटिक आप देखें इतने ऑर्गेनाइज तरीके से। बिल्कुल पॉइंट सिर्फ ये है कि जो शख्स जो है वो वैक्सीन खरीद के लगवा सकता है उन सेंटर्स पे मजीद लोड कम हो सकता है अगर उन पे है तो। और ये बात डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी एक प्रोग्राम में हमारे कही थी कि जो लोग ये कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मैं तो अभी चूँकि वक्त है वो 3 वीक्स के बाद वैक्सीनेशन जो है वो हो सकती है। मेरे ख्याल में वो हो गया है पूरा। मुझे भी अब चाहिए कि मैं फौरी तौर पे लगवा लूँ और आप भी कल जाके लगवाइए। और आप सब भी जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है पहली फुर्सत में वैक्सीनेशन कराइए अपने लिए, अपनों के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।